नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज अस्पताल में अचानक क्यों कराना पड़ा भर्ती, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें ऑक्सीजन लेवल पर रखा गया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन काफी दिन से जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद आज जब वो बाथरूम में गए थे तो बाथरूम में पैर रिपटने के कारण उनकी जो तबीयत है वो काफी बिगड़ गई है। जैन को डीडीयू अस्पताल में दिल्ली के LNJP अस्पताल में शिफ्ट कराया जा रहा है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में करीब 1 साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन के बीते 1 हफ्ते से दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने की खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उसे भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है कि सबको खत्म कर देना है। वो सिर्फ मैं ही जीत है, वही सिर्फ खुद ही को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहा है, वो सबके साथ है, न्याय करेगा। ईश्वर से सत्येंद्र जैन को जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दें। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के अनुसार जैन को पहले भी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। उन्होंने राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। हाल में ही उन्हें अब अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। जैन ने इस हल्फनामे में बताया है कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन 30 किलो कम हो गया है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आज उन्हें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बता दें कि उससे पहले भी सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हुई थी। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा था। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। युवतियों को अपना नया जीवन शुरू करने का 25 से 30 साल तक आसाम की सेवा करने का मौका मिला है, नौकरी मिली है। वो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मां कामाख्या का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और 25-30 साल तक आपके परिश्रम से ये आसाम पूरे देश में विकसित राज्यों में अग्रणी राज्य बने, ऐसी मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को है। मित्रों, जब दूसरी बार असम की सरकार बनी, उसके पहले चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम सब बना रहे थे। हेमंत जी ने कहा था कि आसाम के युवा को आसाम के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए, उसको नौकरी देनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत कर एक आंकड़ा कहा था, 1 लाख आसामी युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। बताना चाहता हूं, वो कमरे में मैं था, पूरी स्तब्धता हो गई थी कि भाई आसाम में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? और भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादे पूरा करने वाली पार्टी। थोड़ी बहस के साथ सबने निर्णय किया कि हम वादा भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। और आज मैं जब यहां आया हूं तब लगभग 86,000 युवाओं को आज नौकरी देने का काम सिर्फ 2 साल में समाप्त कर दिया गया। मैंने आते आते हेमंत जी को पूछा कि भाई 86,000 हो गए, मगर बाकी के 14,000 का क्या? उन्होंने क्या, साहब हम 6 महीने के पहले बाकी 14,000 को भी नौकरी दे देंगे, 2.5 साल में 5 साल का वादा समाप्त कर देंगे। मित्रों, आज
इतनी लाखों की संख्या में आप उपस्थित हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारत सरकार की ओर से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके पूरे मंत्रिमंडल की टीम को, हमारे साथी दल आसाम गण परिषद को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आसाम के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी का स्वप्न, आप वादा तो कर दो, कोई सच नहीं मानता था। और आज मैं मेरी नजर के सामने 45,000 युवाओं को हाथ में अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर देख रहा हूं। तो पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं दिनकर आनंद। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ याचिका दायर करने के मामले में गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट 9 जून तक सौंपने की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई भी 9 जून को की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस याचिका को बम बम महाराज ने दायर किया है। इस याचिका में कहा गया है कि पहलवान जंतर मंतर पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप बेबुनियाद हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मैनपुरी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ रहेंगे, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मैनपुरी पहुंच रहे हैं। मैनपुरी पहुंचने की खास वजह है क्योंकि शहर के एक जो तिराहा पड़ता है सिंधिया तिराहे पर सिंधिया जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनके साथ केंद्रीय मंत्री भी, माधवराव सिंधिया के परिवार के लोग भी कुछ आने वाले हैं, जिनको लेकर एक विशाल पंडाल तैयार किया गया है। हमारे साथी से हम सहयोग करेंगे कि पीछे जो मंच बनाया गया है, इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहयोग सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की गई है। विशाल पंडाल तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर से 10:20 पर मैनपुरी पहुंचेंगे। मैनपुरी पहुंचने के बाद वह मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं का अनावरण लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और उनके साथ कितने यूपी के मंत्री और केंद्रीय मंत्री आएंगे, इसकी प्रशासन की ओर से भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। फिलहाल माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम के बाद एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें 25,000 लोग शामिल होंगे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। उधर बिजनौर में 1 दिवसीय कार्यक्रम में उत्तराखंड के डिप्टी सीएम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। 1 दिवसीय कार्यक्रम था। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में आज बिजनौर 1 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिजनौर के चांदपुर इलाके में हेमपुर पृथ्या गांव में पहुंचे, जहां पर पूर्व मंत्री अशोक कटारिया के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए वो। और उसके कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के मैदान में उतरा, जहां से वो सीधा पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उसके कुछ देर के बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की अफसरों के साथ और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके कुछ देर के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात की और सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी। साथ ही लगभग 2:30 बजे के करीब डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर बिजनौर से चांदपुर के लिए उड़ गया, जो हेमपुर पृथ्या गांव में जो अशोक कटारिया का जहां पर कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की 10 याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा खास, बतानी हमारे सहयोगी जूही। गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में जो है कोर्ट में सुनवाई हुई। तकरीबन 2 घंटे तक यह बहस चली, जिसमें कोर्ट ने इसके लिए अगली तारीख जो है वो 12 जुलाई तय की है।
वहीं आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद के अमीन सर्वे को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति विन्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल वाद पर मुस्लिम पक्ष द्वारा उनको सुनने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 जुलाई को निर्णय लेने की बात कही है। कोर्ट में हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्ष की तरफ से तकरीबन 2 घंटे तक बहस चली। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट पहले केस में मेंटेबल और नॉन मेंटेबल यानी 7 रूल 11 पर सुनवाई करे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया, जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस मामले में वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। वरिष्ठ अधिवक्ता और वादी हरिशंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट ने केस को रिमांड कर दिया, जिसके बाद आज कोर्ट आए। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि 7 रूल 11 पर सुनवाई हो। कोर्ट ने अब सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित जितने भी केस है उस पर 12 जुलाई को फैसला करने की बात कही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि आज भी लोग उन सीढ़ियों से गुजरते हैं जिनसे हिंदू पक्ष की भावनाएं आहत होती है। इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। कैमरामैन निकी के साथ मैं चूही, इंडिया वॉइस। उधर अलीगढ़ के इगलास से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना इगलास क्षेत्र गांव तोड़ी का है, जहां पर एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत होने के बाद में परिवारजनों ने उसके शव को दफना दिया। वहीं जब उसके भाई को इस मामले की जानकारी हुई तो भाई गांव पहुंचा और शव को दोबारा से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं युवती की लाश जो है संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी, जिसको परिजनों ने बाद में दफना दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि युवती के साथ इस तरह की घटना होती है और घटना के बाद उसके शव को दफना दिया जाता है और उसके बाद में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। यह लगातार दूसरा मामला है अलीगढ़ जनपद में थाना इगलास क्षेत्र में, जहाँ की दूसरे दिन जो है इस तरह की घटना सामने आई है। परसों भी एक ऐसी घटना हुई थी बच्चे के साथ में, उसके साथ भी पहले उसकी जो बॉडी है उसको निकाला और फिर दोबारा से पोस्टमार्टम कराया गया था। बाद में पता चला कि उस तरह की उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल चुप है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। मिर्जापुर के बारिया घाट का गुरुवार को अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। हम इस समय मौजूद है मिर्ज़ापुर के बरिया घाट पर। आपको बताते चले कि मिर्ज़ापुर में बरिया घाट जो है समस्त घाट, पक्का घाट, ओडिया घाट, नार घाट, ऐसे कहते हुए विंध्याचल से फतहा तक जितने भी घाट हैं सभी घाटों पर अधिकारी जितना में मिर्ज़ापुर में है सभी अधिकारी साथ में मिलकर निरीक्षण किया। उन्हें जो कमियां पाई गई, जो लोग स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि सर ये सब कमियां हैं, उन कमियों को नोट किया गया। वो जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया उन्होंने दिव्या मित्तल, और साथ में नगर मजिस्ट्रेट एडीएम साहब साथ में मौजूद रहे। अब आपको ये भी बताते चले कि इनकी ये जो है नौका यात्रा से विंध्याचल से मिर्ज़ापुर तक ये हर घाटों पर जाकर निरीक्षण करते रहे और सारे जितने मंदिर है, जितने जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि बरिया घाट पर सीढ़ियों का काम हुआ, मंदिरों का काम हुआ, पेंटिंग वगैरह काम हुआ, जितने भी कमियां आई है सभी कमियों को उन्होंने नोट किया और जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए सदर को निर्देशित किया। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। उधर हरिद्वार में हो रही है विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल 2 दिवसीय जो बैठक है वो आज हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के जो कृष्ण आश्रम है वहां पर हो रही है और आज ये जो पहला सत्र है वो शुरू हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरन यहाँ पर कर रहे हैं। और देश विदेश से पूरे जो देश के कोने कोने से यहाँ पर जो संत हैं और विहिप के जो नेता हैं वो यहाँ पर इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे विहिप, जिस तरह से जो नए मुद्दे हैं जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं इन दिनों चर्चा में है, चाहे वो समलैंगिक विवाह हो, मंदिरों का अधिकरण हो या फिर लैंड जिहाद जैसे विवाद हो या कोई अन्य, जिस तरह से हिंदुओं पर किस तरह से जो विवाद यहाँ पर जुड़े रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या रहे, उनका किस तरह से विवादों को निपटाया जाए, तो इन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। 3 जो सत्र हैं उनमें ये पूरी चर्चा यहाँ पर होने जा रही है, जिसका प्रस्ताव कल पास होगा और उसके बाद वो प्रस्ताव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो विहिप की जो बैठक है 2 दिवसीय वो आज यहाँ पर शुरू हो चुकी है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।
उधर हापुड़ में सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा कर डाला है पुलिस ने। वकील के घर दिन दहाड़े एक हफ्ता पहले लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, बता रहे हमारे सहयोगी। हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। जी हां, आपको बता दें, एक सप्ताह पूर्व हापुड़ सिटी कोतवाली की टीचर्स कॉलोनी में एक वकील के घर हुई दिन दहाड़े लूट की घटना का हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, टीचर्स कॉलोनी में वकील के घर उसकी वृद्ध माता से पानी पीने का बहाना बनाकर बदमाशों ने महिला को पहले घर में बंधक बनाया और उसके बाद घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट की घटना को अंजाम देकर आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए थे। एक सप्ताह बाद आज हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस ने इस लूट की घटना का खुलासा किया है और एक महिला सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 सोने के कुंडल, 16,000 की नकदी, बैंक की पासबुक व लूट का अन्य सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें, जिस घर में इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उस घर के पड़ोस में ही रहने वाली पूजा नाम की महिला ने अपने परिचितों से इस लूट की घटना की वारदात करवाई थी। इस पूरे लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का सभी सामान बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा, 2 चाकू व लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। तो कहीं न कहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने मात्र 7 दिन के अंदर इस लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उधर देश के नई संसद भवन का 28 मई को इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना, लेकिन उससे पहले सियासत देश में भरपूर है। पूरी खबर क्या है, बता रही हैं स्वीटी दीक्षित। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में अब PIL दाखिल की गई है और ये PIL तमिलनाडु के एक वकील ने की है। जय सुकिया ने ये PIL दाखिल की। उनकी तरफ से कहना है कि देश के संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति को इस उद्घाटन से और इस कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है, जो कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे और ये PIL लेके अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले दिनों किस तरीके से 19 विरोधी पार्टी ऐसी थी जिन्होंने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया था। और देखा था कि जिस दिन ये बहिष्कार हुआ था, उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साफ तौर पे कह दिया था कि हमारा काम है विपक्षी दल को बुलाना। हमने इस समारोह में विपक्षी दल को बुलाया है और 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जो कि प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ कई ऐसे विपक्षी दल है जो कह रहे हैं कि आखिर क्यों राष्ट्रपति को इस मसले से दूर रखा गया है, क्यों उनको उद्घाटन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं और ऐसे में इस उद्घाटन से उनको दूर रखा जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, ये कि उनका अपमान है। तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी यही कह रही है साफ तौर पे कि हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, चाहे RLD हो, चाहे NCP हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टी इस उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और इस मौके को और ज्यादा खास बनाने के लिए 28 मई दोपहर 12 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ सुनाता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है। इसको लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों को न्योता भी भेजा गया है। पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं सुनील चौहान। दिल्ली में 27 मई को नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और प्रदेश की अपनी तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री के सामने बताएंगे। बताया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो योजनाएं हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा और योगी के और PM के सामने रखी जाएंगी। 27 मई को नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। इस बैठक में CM योगी आदित्यनाथ राष्ट्र में तमाम क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों को गिनाएंगे। ये मीटिंग PM मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। PM मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग में CM योगी भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। CM योगी औद्योगिक, निवेश, निर्यात, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। इस दौरान PM मोदी भी मौजूद रहेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में CM के साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री योगी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फरवरी में हुई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए प्राप्त हुए निवेश के प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में आने वाले बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा योगी महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताएंगे। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, जो उत्तराखंड की तमाम योजनाओं को पीएम मोदी को बताएंगे। 27 मई को नीति आयोग की होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें सीएम योगी और सीएम धामी अपनी प्रदेश की तमाम योजनाओं को पीएम के सामने रखेंगे, जिससे प्रदेश में विकास की रफ्तार और आगे जा सके। कैमरामैन निक्की के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।